वेलकम बैक टू फिजिक्स फोरम। आज का वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे बेस्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पिछले वीडियो में हम लोगों ने पॉइंट चार्ज एंड ग्रुप ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी को, जिसमें लीनियर, सरफेस, वॉल्यूम, 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी है, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज। इसमें भी 2 अलग अलग केस है, एट एन एक्सियल पॉइंट एंड एट अ जनरल पॉइंट। तो इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। बट बिफोर आई स्टार्ट, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो विद दिस लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हमने ग्रुप ऑफ चार्ज देखा था पिछले वीडियो पे। ग्रुप ऑफ चार्ज या हमने क्या बताया था कि डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ चार्ज है, जिसमें हर एक चार्ज जो होगा, पॉइंट चार्ज, वो एक दूसरे से सेपरेटेड होगा, मतलब कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होगा। बट यहाँ पर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जितना भी चार्ज होगा वो एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होगा। जैसे अगर मान लीजिए कोई नॉन कंडक्टिंग रॉड हम लेते हैं, उस पर जितना भी चार्ज अपीयर होता है तो वो सब एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, सेपरेटेड नहीं है। या कोई हम चार्ज डिस्क लेते हैं, उसमें भी जितना भी चार्ज होगा एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होगा। तो इस टाइप का जो सिस्टम है उसकी वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे, है ना। बट इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज डेंसिटी के बारे में, क्योंकि उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटी में सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, है ना। जैसा नाम से क्लियर है, इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो लीनियर होगा। फॉर एग्जांपल कि कोई भी नॉन कंडक्टिंग रॉड हो, कोई प्लास्टिक रॉड हो इस टाइप का, जिसपे चार्ज अपीयर हो रहा हो एल लेंथ का, लेट से कि इस पे चार्ज प्लस क्यू है, ये लेंथ एल है। तो अगर ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो लैम्डा को हम लोग क्यू बाय एल लिख सकते हैं, चार्ज पर यूनिट लेंथ, है ना। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है। बट इन मोस्ट जनरल फॉर्म लैम्डा को हम लोग डी क्यू बाय डी एल लिखते हैं। अगर नॉन यूनिफॉर्म हो, इन दैट केस हम लोग लैम्डा को डी क्यू बाय डी एल लिखते हैं। अगर यूनिफॉर्म हो तो सिंपली क्यू बाय एल लिखेंगे, ठीक है। तो जनरल फॉर्म जो है इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का वो है डी क्यू बाय डी एल। तो यहां पर जो लीनियर प्रोफाइल होगा बॉडी का, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उसकी वजह से हम लोग डेंसिटी को कैलकुलेट करेंगे, राइट। दूसरा है सरफेस चार्ज डेंसिटी, है ना। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे एक चार्ज डिस्क है, ठीक है, चार्ज डिस्क है। अब इसके इंटायर सरफेस पे, नॉन कंडक्टिंग डिस्क के इंटायर सरफेस पे चार्ज है, तो यहां पर जो सिग्मा होगा ये क्या हो गया, चार्ज पर यूनिट एरिया, नहीं, सिग्मा क्या बोलेंगे, चार्ज पर यूनिट एरिया। जैसे वहां पे चार्ज पर यूनिट लेंथ था, तो अगर यूनिफॉर्म होगा, लेट से इंटायर चार्ज प्लस क्यू है तो क्यू बाय ए, और जैसे यहाँ का केस है तो कितना होगा, ए का वैल्यू पाई आर स्क्वायर रख लेंगे, नहीं। तो अगर यूनिफॉर्म होगा तो ऐसा लिखेंगे, बट जनरल फॉर्म में सिग्मा को कैसे लिखते हैं, डी क्यू बाय डी ए। डी ए क्या हो गया, जैसे वहां पे डी क्यू बाय डी एल था, वहां पे डी एल डिफरेंशियल लेंथ था, यहाँ पे डी ए क्या होगा, डिफरेंशियल एरिया हो गया। तो डिफरेंशियल चार्ज डिवाइडेड बाय डिफरेंशियल एरिया। तो जनरल फॉर्म में सिग्मा को हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। तो ये सरफेस चार्ज डेंसिटी हो गया। फिर हम लोग देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। सो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको रो से डिनोट करते हैं। तो इसमें क्या होगा कि एंटायर जो चार्ज होगा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। जैसे अगर एक नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके एंटायर वॉल्यूम में ये चार्ज लेट से प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम लोग क्या लिखेंगे, रो को क्यू बाय वॉल्यूम, है ना। जैसे तो वॉल्यूम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, राइट। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ऐसा लिखेंगे। बट इन जनरल फॉर्म में अगेन इसको डी क्यू डिफरेंशियल चार्ज डिवाइड बाय डिफरेंशियल वॉल्यूम, ठीक है। तो इस फॉर्म में लिखते हैं जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म जो होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का ये होगा।
फिलहाल हम जो केस आगे देखेंगे सारा यूनिफॉर्म वाला केस होगा, है ना। हम लोग नॉन यूनिफॉर्म भी देखेंगे, वो प्रॉब्लम के थ्रू मैं बताऊंगा, बट आगे जो हम लोग डेरिवेशन देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें हम ये मान के चलेंगे जितना भी कंटिन्यूस सिस्टम है, चार्ज सिस्टम है, वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी से, फिर हम लोग देखेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी पे बेस्ड एग्जाम्पल। तो इस तरीके से हम लोग सारे एग्जाम्पल को देखेंगे, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज जिसमें लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन ऑफ चार्ज, इसमें भी हम लोग दो अलग अलग केस देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ, जैसे लेट्स से हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग रॉड है, उसका लेंथ L है ना, इस पे चार्ज जो है प्लस Q है, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो लैम्डा मेरा कितना हो जाएगा Q/L, है ना, और ये यूनिफॉर्म लेंगे ना, मतलब यहां पर जो होगा यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज ही हम लोग ले रहे हैं, यूनिफॉर्म लाइन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यहां से पॉइंट P जो कि यहां से इसका डिस्टेंस D है, एक एंड से इसका डिस्टेंस D है, यहां पे हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहां पर ये कंटिन्यूस सिस्टम है चार्ज का, और हर एक चार्ज एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है, और हर एक चार्ज का डिस्टेंस इस पॉइंट P से डिफरेंट है, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है, यहाँ से कुछ और है। तो हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे हमें इंटीग्रेशन का यूज़ करना पड़ेगा। तरीका क्या होता है कि यहाँ से x डिस्टेंस पे एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, है ना, जिसका जो लेंथ है वो dx है। तो ये dx इतना स्मॉल है कि यहाँ पे जो चार्ज होगा दैट विल बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, और उसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे जिसको हम बोलेंगे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, डी जो होगा, और लेट से यहाँ पर जो dq है ये चार्ज है, चार्ज प्रेजेंट इन dx लेंथ, नहीं dx लेंथ, और पॉइंट चार्ज की वजह से हम बताया कितना होता है, kq/r² होता है। तो k कूलम्स कांस्टेंट हो गया, और ये dq हो जाएगा यहाँ पर, और इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना है, x है, तो x²। अब dq क्या लिखेंगे, मैंने क्या बताया था कि लैम्डा जो होता है dq/dl होता है, नहीं, तो यहाँ पर ये dx हो गया यहाँ पर, नहीं, सो dq कितना लिखेंगे, लैम्डा इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे भी यूनिटरी मेथड से लगा सकते हैं कि भाई l लेंथ में चार्ज q है तो dx में कितना होगा, नहीं, तो q/l इंटू dx, और q/l को हमने क्या बोला है, लैम्डा, तो लैम्डा इंटू dx ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हो गया लैम्डा इंटू dx/x², राइट। तो ये डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, डी क्या हुआ, डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, राइट। सो डी जो है ना, तो डी को इंटीग्रेट करेंगे तो एंटायर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा हमें k लैम्डा dx/x², है ना। अब इंटीग्रेशन लिमिट क्या होगा, अगर हम देखें तो x हमने यहां से लिया है, फर्स्ट एलिमेंट जो बनेगा यहां पर बनेगा, और लास्ट एलिमेंट यहां पे बनेगा। तो पहला जो इंटीग्रेशन लिमिट होगा वो d पे होगा, और जो लास्ट होगा कितने पे होगा, d+l, क्योंकि हमने x यहां से लिया है डिस्टेंस, तो पहला यहां पे बना और लास्ट एलिमेंट d+l पे बनेगा। तो इंटीग्रेशन लिमिट कहां से कहां तक हो जाएगा, d से लेके d+l से, और ये एंटायर जो होगा ये e हो गया। इस पूरे डिफरेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करेंगे तो e मिलेगा। सो k लैम्डा dx/x² होता है -1/x, इसका इंटीग्रेशन d से d+l, है ना। तो अब क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो पहले हम लोअर लिमिट रख सकते हैं माइनस अपर लिमिट, नहीं, क्योंकि नेगेटिव साइन होता है तो फ्लिप हो जाता है ना। अगर ये पॉजिटिव होता तो पहले अपर लिमिट रखते वैल्यू माइनस लोअर लिमिट रखते, नेगेटिव है तो पहले हम लोअर रख देते हैं, है ना, और माइनस अपर वैल्यू, तो एक बार डी रखेंगे, एक बार d+l रखेंगे। सो k लैम्डा, अब यहाँ पर d+l माइनस d इंटू d+l, नहीं, तो ये d कैंसिल आउट हो गया। सो k लैम्डा l/d इंटू d+l। फर्दर हम चाहें तो लैम्डा का वैल्यू q/l रख सकते हैं, q/l रखेंगे तो कितना हो जाएगा, e का वैल्यू इन दैट केस q/l रखेंगे यहाँ पर, सो kq/d इंटू
डी प्लस एल हो जाएगा। ऐसे भी रख सकते हैं इसका वैल्यू, क्योंकि मेरा जो लैम्डा होता है क्यू बाय एल होता है, राइट। तो ये वैल्यू हम लोग रख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो इन दैट केस यहाँ पे क्यू बाय एल हो जाएगा, तो ये एल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो के क्यू बाय डी इंटू डी प्लस एल। और के का वैल्यू तो हमें पता है, कूलम्ब्स कांस्टेंट 1/4πε0, नहीं। तो ये रख देंगे, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एट एन एक्सियल पॉइंट। अब दूसरा देखते हैं एट ए जनरल पॉइंट। दूसरा केस जो है एट ए जनरल पॉइंट देखते हैं। तो जनरल पॉइंट मतलब वो पॉइंट हुआ जो एक्सिस पे ना हो, कहीं और हो। तो इन दैट केस हम लोग ये सेकंड केस को डिस्कस करेंगे, राइट। तो केस 2 जो हो गया एट अ जनरल पॉइंट, या बोलेंगे नॉट ऑन एन एक्सियल पॉइंट। अगर एक्सियल पॉइंट पे होगा तो जो हमने भी देखा था, जो फर्स्ट केस देखा था उसको डिस्कस करेंगे। अगर जनरल पॉइंट पे होगा, ठीक है, तो हम लोग फिर इसको देखेंगे, राइट। तो अब कैसे अप्रोच करेंगे? तो जनरल पॉइंट पे अगर हम देखें, तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है जिसका लैम्डा दिया हुआ है, ये है ना, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया। ये पॉइंट P है, राइट। और हम एक्सिस इधर लेते हैं, राइट। इस तरफ एक्सिस हमने लिया, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। और ये जो एंड है यहाँ पर बना रहा है एंगल θ1, ये θ1 है। और इधर वाला जो एंड है इधर बना रहा है θ2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जो θ1 है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और θ2 क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। ये आगे ज़रूरत पड़ेगी, जब इंटीग्रेशन लिमिट निकालेंगे वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अच्छा ये डिस्टेंस, ये जो d है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दिया हुआ है। d यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। d है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम लाइन ऑफ चार्ज, है ना। और हम क्या करेंगे, अगेन देखें तो यहाँ से डिफरेंट पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो डिफरेंट होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगा और वैल्यू भी अलग अलग होगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है और साथ में डायरेक्शन अगर देखें, जैसे अगर यहाँ पर लें यहाँ कोई पॉइंट चार्ज, तो उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और ये डिस्टेंस अलग है। यहाँ पर लेंगे तो उसके से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा और ये डिस्टेंस भी अलग अलग है। तो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो अगेन हम लोग डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, हमें इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। अब तरीका क्या है, हम क्या करते हैं, यहाँ से y डिस्टेंस पे, है ना, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिसका थिकनेस dy है ना। और ये जो है यहाँ पे जो फील्ड बना रहा है ना, इसको हम dE बोलते हैं, राइट। तो ये जो है ये थीटा है, जो कि हमने एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही लिया है। और ये लेट से यहाँ पे डी थीटा सबटेंड करता है, ये जो थिकनेस है डी थीटा सबटेंड करता है। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा, नहीं। तो अब यहाँ पर डी का दो कंपोनेंट होगा, इधर जो होगा डी एक्स कंपोनेंट होगा, इधर क्या होगा डी का वाई कंपोनेंट होगा। तो हम लोग इसके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब हमें दोनों पार्ट निकालना पड़ेगा। हमने ये जो लेंथ लिया फाइनाइट लिया है लेंथ, ठीक है। तो डी एक्स और डी वाई दोनों ही एग्जिस्ट करेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं क्या होगा डी एक्स। तो डी एक्स अगर हम देखें तो कितना होगा, डी ई कॉस थीटा होगा। अच्छा मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है ये आर है, ठीक है। तो डी को हम लोग क्या लिखेंगे, के इंटू डी क्यू। और ये डिस्टेंस आर है मेरा, यहाँ पे ये डी क्यू क्या है, जो डी वाई लेंथ में मेरा चार्ज कन्फाइंड होगा, है ना। सो डी क्यू है चार्ज प्रेजेंट इन डी वाई लेंथ, राइट। और अगेन सेम लॉजिक से डी क्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू डी वाई। लैम्डा मेरा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो एल लेंथ में क्यू है, तो डी वाई में कितना होगा, लैम्डा इंटू डी वाई हो जाएगा, नहीं। तो डी क्यू और यहाँ पे आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, और फिर इसको क्या लिखेंगे, के इंटू लैम्डा इंटू डी वाई बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ये वन हो गया। इन द सेम वे
इन द सेम वे डी वाई भी लिख सकते हैं हम लोग। डी वाई क्या लिखेंगे, के इंटू लैम्डा इंटू डी वाई, ये तो सेम ही रहेगा डी क्यू बाय आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। नहीं, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, राइट। अब हम लोग एक एक करके निकालते हैं वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या देखना है हमें, है ना, यहाँ पे और क्या देखना है, ज्योमेट्री भी हमें ध्यान रखना है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर टैन थीटा जो होगा, टैन थीटा जो मेरा हो गया, ये कितना हो जाएगा, y बाई डी, तो y मेरा कितना हो गया, d टैन थीटा हो गया। इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy कितना होगा, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इसको 3 बोलते हैं, है ना। इन द सेम वे इसको साइड में लिख लेते हैं, इसको dx जो है मेरा, ये कितना है, k लैम्डा dy कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये 1 है मेरा, ठीक है। तो यहां से अब फर्दर क्या होगा, तो मेरा dy डिफाइन हो गया। अब कॉस थीटा देखें इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में अगर देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बेस मतलब हो गया d बाय हाइपोटेन्यूज, क्या हो गया r, तो यहां से r जो होगा वो कितना होगा, d सेक थीटा हो जाएगा। नहीं, कॉस थीटा इधर ले आए, r को इधर ले आए, तो d सेक थीटा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम सबसे पहले dx निकालते हैं, तो dx क्या होगा, dx जो होगा, अब ये दोनों वैल्यू 3 और 4 को हमें 1 में रखना है, ठीक है। सो पुट 3 एंड 4 इन 1, तो यहाँ पे क्या होगा, dx जो होगा ये हो जाएगा k लैम्डा dy, है ना, dy का वैल्यू रख देते हैं यहाँ पर, तो dy मेरा कितना है, d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, नहीं, इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय, और r को क्या लिखेंगे, d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, नहीं, इसमें ये सेक स्क्वायर थीटा ये कैंसिल आउट हो गया, एक d कैंसिल आउट होगा, तो इफेक्टिवली देखें तो k लैम्डा बाय d कॉस थीटा d थीटा हो गया। नहीं, अब इसके बाद का जो स्टेप है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना हमें। इसके बाद का स्टेप क्या है कि dx जो है, नहीं, dx लिखें, सो k लैम्डा बाय d कॉस थीटा d थीटा। नहीं, अब यहाँ पर अगर देखें तो पहला एलिमेंट यहाँ से बन रहा है, क्योंकि हम ऐसे मूव कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मूव कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट यहाँ पे बन रहा है। नहीं, बट यहाँ पे इस लाइन के रिस्पेक्ट में मूव करें तो ये माइनस थीटा 2 होगा, और अगर हम इधर मूव करें तो ये प्लस थीटा 1 होगा। नहीं, ये थीटा 1 है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, तो इसको प्लस थीटा 1 बोलेंगे, और ये क्लॉकवाइज सेंस में तो माइनस थीटा 2 बोलेंगे, तो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1 का इंटीग्रेशन होगा। सो माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, है ना। हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हमने जो लिया उसको पॉजिटिव लिया है, तो यहां से होगा फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट, मतलब माइनस थीटा 2 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा, प्लस थीटा 1, सेम सेंस में, ठीक है। तो यहां से जो ex आएगा कितना आ जाएगा, k लैम्डा बाय d कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा होता है, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, राइट। तो यहां से जो वैल्यू हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा k लैम्डा बाय d साइन थीटा 1 माइनस साइन माइनस थीटा 2। नहीं, तो k लैम्डा बाय d साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। ये ex का वैल्यू हो गया, राइट। सिमिलरली हम लोग ey भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नहीं, अब ey कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो ये ex का वैल्यू हो गया। अब ey देखते हैं, तो dy जो था मेरा, dy जो था ये कितना था, ये था k लैम्डा dy बाय साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। सो k लैम्डा dy को आगे लिखेंगे d सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ये साइन थीटा हो गया, नीचे d स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा हो गया, ये कैंसिल आउट होगा। जो 3 और 4 आया था अगेन यहाँ पे हमें पुट करना है इक्वेशन नंबर 2 में, तो अगेन k लैम्डा बाय d, है ना, और यहाँ पे आ गया साइन थीटा d थीटा, नहीं, dy का वैल्यू। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, अगेन वही लॉजिक होगा, माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1, ठीक है। तो ey जो होगा ये होगा k लैम्डा बाय d
है ना, और ये होगा माइनस कॉस थीटा माइनस थीटा 2 से प्लस थीटा 1। सो के लैम्डा बाई डी, अब ये हो जाएगा, एक बार ये नेगेटिव साइन है तो पहले ये वैल्यू रख देते हैं, तो कॉस माइनस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, नहीं नेगेटिव साइन हुआ तो पहले लोअर लिमिट रख देते हैं और माइनस अपर लिमिट, तो ये वैल्यू आ गया। तो यहां से जो वैल्यू आएगा ये कितना आ जाएगा, ये जो वैल्यू आ गया हमारे पास ई वाई का, तो ई वाई आ गया मेरा के लैम्डा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, राइट। और ई एक्स हमें ऑलरेडी पता है, ई एक्स मेरा कितना था, के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ठीक है। तो क्लियरली है ना, जो ई का अगर हमें रिजल्टेंट वैल्यू चाहिए तो ई जो होगा रिजल्टेंट वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट अंडर ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हमें इस दोनों के बीच का एंगल चाहिए तो टैन अल्फा जो होगा निकाल सकते हैं हम लोग, ई वाई बाई ई एक्स को कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आ जाएगा इसके रिस्पेक्ट में, जो बेस लाइन है उसके रिस्पेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये जनरल फॉर्म है। अब इससे कुछ स्पेशल केस हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा हम एक चीज नोटिस यहाँ पे कर सकते हैं कि अगर लेट से थीटा 1 ज्यादा हुआ है ना, इफ थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, तो हमें पता है जो कोसाइन होता है वो कम हो जाता है वैल्यू, नहीं तो ये कॉस थीटा 1 क्या होगा, लेस देन कॉस थीटा 2 हो जाएगा, नहीं। तो अगर ऐसा हो गया तो अगर ये वैल्यू यहाँ पे रख दिया हमने तो ई वाई मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हम देख सकते हैं अगर थीटा 1 मेरा ज़्यादा हो गया, मतलब ये वाला ग्रेटर देन थीटा 2 हो गया, तो कॉस थीटा 1 जो होगा वो कम होता है वैल्यू, नहीं क्योंकि इसमें अगर थीटा का वैल्यू ज़्यादा होगा तो कोसाइन का वैल्यू कम होगा। तो कॉस थीटा 2 मेरा ज़्यादा हो गया, तो इसमें वैल्यू अगर रखेंगे, इस जगह रखेंगे तो कॉस थीटा 2 ज़्यादा है, कॉस थीटा 1 कम है, तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि ये अगर थीटा 1 अगर बहुत ज़्यादा है, नहीं तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है ये ज़्यादा होगा चार्ज का, तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऊपर की तरफ होना चाहिए अगर वाई डायरेक्शन में देखें, क्योंकि ये वाला सेक्शन ज़्यादा है इसके रिस्पेक्ट में, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट होगा इस पर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसका वाई कॉम्पोनेंट नीचे होगा और इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट ऊपर होगा। तो अगर ये सेक्शन ज़्यादा है या कहें थीटा 1 ज़्यादा है तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर के डायरेक्शन में होगा, तो वाई कॉम्पोनेंट जो होगा ई वाई मेरा पॉजिटिव होगा। और अगर ये उल्टा हो गया तो ई वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। थीटा 1 लेस देन थीटा 2 हो गया तो ई वाई क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमें यहाँ से क्लियरली विजिबल भी है। बट ई एक्स जो होगा वो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अवे ही होगा, इस तरफ होगा, राइट। थीटा 1 थीटा 2 का कोई भी वैल्यू रखेंगे तो वो इस तरफ होगा, एक्स के डायरेक्शन में होगा, राइट। और अगर यही नेगेटिव हो गया तो टुवर्ड्स हो जाएगा, है ना। अगर पॉजिटिव चार्ज की जगह नेगेटिव होता डेंसिटी क्या टुवर्ड्स हो जाता, तरीका तो सेम ही रहता हमारे पास, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें कुछ स्पेशल केस देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग बात करें स्पेशल केस में, तो पहला केस है अगर इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है, तो इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज है। इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज मतलब क्या हुआ कि ये जो सेक्शन है, ये जो लेंथ है, ये फाइनाइट ना होकर इधर कुछ एक्सपेंड हो जाएगा इन्फिनिटी की तरफ। ये हो गया बहुत इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है कि ये जो डायमेंशन, इन्फिनिटी का मतलब सिंपल सा है कि ये जो डायमेंशन है डी, अगर इसके डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत स्मॉल हो गया, प्रैक्टिकल मीनिंग ये होता है जैसे ये डी है तो अगर ये लेंथ बहुत लार्ज है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे ये जो डायमेंशन इनफाइनाइट है। तो प्रैक्टिकल मीनिंग ये है इसका। तो इन दैट केस ऐसा होगा तो थीटा 2 जरा सोचिए क्या होगा, दिस विल टेंड टू 90 डिग्री और थीटा 1 भी क्या होगा 10 to 90 डिग्री। जैसे जैसे ये बढ़ेगा नीचे की तरफ तो थीटा 1 बढ़ता जाएगा, जब बहुत लार्ज होगा तो थीटा 1 10 to 90, सिमिलरली थीटा 2 क्या होगा 10 to 90। तो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों ही 90 ले लेंगे हम लोग। तो ई वाई जो ई एक्स अगर देखें तो के लैम्डा बाई डी, के का वैल्यू हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो वो भी वैल्यू रख सकते हैं हम लोग। सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा और साइन 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री, तो ये भी 1 ये भी 1 तो ये 2 हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या, नीचे डी है नहीं, सो लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डी होगा। और अगर हम ई वाई देखें नहीं तो ई वाई क्या होगा के लैम्डा बाय डी, अब कॉस 90 माइनस कॉस 90 तो क्या होगा 0 होगा। तो ये ठीक भी है, जस्टिफाइड भी है, क्योंकि अब सिमेट्रिकल हो जाएगा, इस लाइन के रिस्पेक्ट में दोनों सेक्शन सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो y कंपोनेंट क्या होगा कैंसिल आउट कर लेगा, जबकि जो x होगा दोनों का एड ऑन हो जाएगा।
तो सिर्फ x में आएगा, y में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा केस इसी में, केस 2, अगर हम सेमी इनफाइनाइट का केस ले, सेमी इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, सो इन दैट केस क्या होगा, कोई एक को हम 90 लेते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा केस ले लिया हमने, नहीं ये d ले लेते हैं, और सेमी इनफाइनाइट का मतलब क्या, कोई किसी एक तरफ इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है। सो इन दैट केस है ना, तो जैसे ये θ2 है, दिस विल टेंड टू 90 डिग्री, और θ1 जो होगा वो 0 हो जाएगा, क्योंकि हम एक तरफ से देख रहे हैं ना। सेमी इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ कि एक एंड यहां से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना d, तो यहां से हमें ऊपर देखना है, किसी एक ही तरफ इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो θ2 90 हो जाएगा, और इन दिस केस θ1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये वैल्यू अगर रखें तो क्या होगा, ये वैल्यू रख दें यहां पर, तो Ex कितना हो जाएगा, k लैम्डा बाई डी, साइन θ1 0 हो गया, तो साइन 0 प्लस साइन 90, नहीं, सो लैम्डा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी हो जाएगा। और EY देखें अगर हम, सो k लैम्डा बाई डी है ना, और cos θ2 यहाँ पे कितना हो गया 90, तो cos 90 हो गया, और माइनस cos 0, तो ये 1 होगा, तो माइनस k लैम्डा बाई डी। नेगेटिव साइन का सिग्निफिकेंस ये है, आप ही सोचिए अगर ये ज्यादा हो गया तो ऑब्वियसली इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ डायरेक्टेड होगा, उसका वर्टिकल कॉम्पोनेंट नीचे की तरफ डायरेक्टेड होगा, तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये सेमी इनफाइनाइट वाला केस हो गया। इसमें एक और केस हो सकता है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के अलोंग हो पॉइंट P, है ना। तीसरा केस, केस 3, इफ पॉइंट P is at perpendicular bisector, so in that case क्या होगा, सोचिए ये D है, अब ये अल्फा होगा तो ये भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, नहीं दोनों एंगल सेम हो जाएगा यहां पर, मतलब हम θ1 और θ2 दोनों को हम अल्फा बोल देते हैं, राइट। सो इन दैट केस Ex जो होगा k लैम्डा बाई डी इज साइन θ1 प्लस साइन θ2, है ना। सो k लैम्डा बाई डी इंटू क्या होगा 2 साइन अल्फा हो जाएगा, राइट। और EY की बात करें हम तो k लैम्डा बाई डी कॉस, वो जो भी था cos θ2 माइनस cos θ1 था, तो cos अल्फा माइनस cos अल्फा, तो क्या हो जाएगा 0। तो अगेन यहां भी सिमेट्री होगा, है ना। और साइन अल्फा हम आराम से बता सकते हैं यहाँ पे, नहीं साइन अल्फा जो होगा वो कितना हो जाएगा P बाई एच, तो ये D हो गया, है ना, और बाय एच, लेट से कि ये टोटल लेंथ अगर L है, नहीं तो ये कितना हो जाएगा L बाई 2, तो P बाय एच कितना होगा रूट अंडर D स्क्वायर, है ना, और प्लस L बाई 2 का होल स्क्वायर, नहीं ये हो जाएगा साइन अल्फा का वैल्यू। तो ये वैल्यू यहां पे रख देंगे तो मेरा Ex आ जाएगा। ऑब्वियसली EY यहाँ पे 0 होना चाहिए था, क्योंकि अगेन यहाँ पे सिमेट्री होगा, है ना। EY यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि दोनों ये इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे हैं, तो ये लेंथ और ये लेंथ दोनों सेम है, तो दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल आउट कर लेगा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है दोनों ऐड अप कर लेगा, राइट। तो ये हो गया अगर पॉइंट P इज एट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। तो एक्चुअली हमने जनरल एक पॉइंट पे निकाल लिया, और फिर स्पेशल केस तो हम कुछ से कोई भी डिराइव कर सकते हैं, θ1 θ2 को चेंज करके स्पेशल केस सारा डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप यू लाइक माई वीडियो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिमिलरली यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग और डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।